इस दुनिया में रैंकिंग सर्वोपरि है, एक ऐसी व्यवस्था जो हर किसी की जगह तय करती है। यह एक ऐसी ताकत है जो महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित करती है, जिससे लोग उच्च स्थिति तक पहुंचते हैं। रैंकिंग कच्ची शारीरिक शक्ति से लेकर तीव्र बुद्धि तक सब कुछ मापती है। यहां तक कि सामाजिक संबंध, अपार धन और उपलब्ध पेशे भी परिमाणित होते हैं। वास्तव में इस युग में जीवन का हर एक पहलू रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। एक अकेला लड़का तलवार से लैस अपनी अदृश्य आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ एक विशाल अदम्य घाटी को देखता है। इस युवा साहसी की खोज सामने आने वाली है। हमारी कहानी वाइल्ड रनकर अध्याय 1 से शुरू होती है, जो टोरी गांव में लो और यूना का परिचय कराती है। टोरी गांव हरी पहाड़ियों और विचित्र इमारतों के बीच बसा हुआ शांत दिखाई देता है। यहाँ हम लोग को जमकर लकड़ियां काटते हुए पहले से ही अपनी ताकत को निखारते हुए पाते हैं। लो, जो अब 16 साल का है, गर्व से अपना लकड़ी काटने का काम पूरा करता है। एक ग्रामीण ने लापरवाही से लो से एक और एहसान मांगा और वह तुरंत सहमत हो गया। अचानक एक उग्र यूना अंदर घुसती है, जिससे ग्रामीण चिल्लाते हुए भाग जाता है। यूना, जो 16 साल की है, लो का जमकर बचाव करती है, दूसरों से कहती है कि उसका शोषण करना बंद करो। ग्रामीण विरोध करता है, लेकिन यूना जोर देकर कहती है कि लो का अलग थलग स्वभाव ही उसका स्वभाव है। वह जोश से लो को हिलाती है, निराश होकर कि वह लोगों को अपनी दयालुता का इस्तेमाल करने देता है। यूना नर्म पड़ जाती है, लो के अच्छे दिल को स्वीकार करती है, लेकिन स्पष्ट रूप से चिंतित है। फिर यूना की आंखों में एक विचार चमकता है, उसका भाव पूरी तरह से बदल जाता है। वह झुकती है, एक रोमांचक प्रस्ताव फुसफुसाते हुए कहती है कि वह गांव से बाहर जाना चाहती है। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है, चौंकाने वाले ढंग से बताती है कि वह एक गुप्त रास्ता जानती है। बूढ़ी औरत उन्हें सख्ती से मना करती है, एक फावड़ा लहराते हुए, हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जब ग्रामीण उग्र यूना को रोकते हैं, तो एक आदमी उसे बंद करने का सुझाव देता है। ग्रामीण बिना रुके फिर से लो से मदद मांगता है और लो तुरंत सहमत हो जाती है। यूना निराश हो जाती है, तुम दोनों ही हमारी उम्र के हो, मैं नहीं चाहती कि हम अलग हो जाएं। ग्रामीण लो को धीरे से समझाता है कि अपनी इच्छाएं रखना और ब्रेक लेना ठीक है। हालांकि लो दृढ़ता से जोर देता है, नहीं, मैं मदद करूंगा, जिससे ग्रामीण आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अपने अतीत को याद करता है, जब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब यहाँ सभी ने मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया था। लो को उनकी निरंतर देखभाल याद है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मैं उस दयालुता का बदला चुकाना चाहता हूँ। एक सौम्य मुस्कान के साथ लो ने घोषणा की, मैं वास्तव में इस गांव और यहाँ के सभी लोगों से प्यार करता हूँ। भावनाओं से अभिभूत ग्रामीण आंसू बहाते हुए लो को रहने के लिए जगह देने की पेशकश करता है, लेकिन लो विनम्रता से मना कर देता है। लो दृढ़ता से कहता है, मेरे लिए ग्रामीण ही सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि बाहरी दुनिया उनके घर की तुलना में बहुत कम महत्व रखती है। इस बीच एक निराश यूना खुद को एक बांस के पिंजरे में बंद पाती है। बूढ़ी औरत यूना को डांटती है, काश वह आज्ञाकारी लो की तरह होती। यूना उनके कारावास पर सवाल उठाती है, लेकिन दादी, हम कभी गांव क्यों नहीं छोड़ सकते? बुजुर्ग समझाते हैं कि बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन यूना जोर देती है, तो हम यहाँ क्यों अटके हुए हैं? गंभीर भाव से बूढ़ी औरत बताती है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं। इस रहस्योद्घाटन से चौंक गई यूना हताश होकर पूछती है, नाराज किससे? बूढ़ी औरत रहस्यमयी ढंग से जवाब देती है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। किसी दिन समय सब कुछ सुलझा देगा। एक रहस्यमय अलौकिक प्रकाश उतरता है, जो एक गहरे अनकहे सत्य की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ लोग गांव के कुएं से लगन से पानी खींचता है। वह अपना काम पूरा करता है, आह भरते हुए, ठीक है, मैंने भी पानी भरना समाप्त कर दिया है। अचानक एक छोटा सा कंकड़ लो के सिर पर लगता है, जिससे वह रुक जाता है। वह मुड़ता है और देखता है कि यूना एक चट्टान के पीछे से चुपके से इशारा कर रही है, शश। यूना एक शरारती मुस्कान बिखेरती है, लो को एक चंचल उंगली से पास बुलाती है। वह गर्व से घोषणा करती है कि इतने प्रयासों के बाद अब पिंजरे से भागना आसान है। असीम उत्साह के साथ यूना आग्रह करती है, वैसे भी मेरे साथ आओ। लो हिचकिचाता है, चेतावनी देता है, अगर हम फिर से बाहर गए तो दादी क्रोधित हो जाएंगी। यूना झुकती है, आंखें चमकती हैं, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। उत्सुकता से लो यूना का पीछा करता है, क्योंकि वह उसे धूप से भरे जंगल में ले जाती है। यूना उत्साह से आगे की ओर इशारा करती है, यही चिल्लाती है, जबकि लो की आंखें प्रत्याशा में चौड़ी हो जाती है। वे एक लुभावने दृश्य एक विशाल धूप से भरी घाटी में उभरते हैं, जिसमें एक चमचमाती नदी बहती है। यूना अपना हाथ ऊपर उठाती है, चिल्लाती है, देखो लो, यह बाहरी दुनिया है, ये यहाँ है, चौड़ी है। लो पूरी तरह से अवाक, केवल एक नर्म ओह जैसे पत्ते बहते हुए निकल सकते हैं। लो के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैलती है, उसकी आंखें चमकती हैं, अविश्वसनीय। यूना एक कोमल जानकार मुस्कान के साथ लो की खुशी भरी प्रतिक्रिया को देखती है। फिर वह एक किताब निकालती है और पूछती है, अरे क्या तुम बाहरी दुनिया के नियम जानते हो? यूना बताती है कि उसे यह किताब एक व्यापारी से गुप्त रूप से मिली थी और समझाती है कि बाहरी दुनिया में रैंकिंग नामक एक प्रणाली है। छवियां चमकती हैं, जिसमें साहसी और डॉक्टर जैसे विभिन्न पेशे दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग आभा होती है। यूना आगे कहती है, सभी प्रकार की रैंकिंग होती है और जो लोग सूची बनाते हैं उन्हें रैंकर कहा जाता है। यूना बताती है कि बाहरी दुनिया में हथियार, भोजन, ताकत और धन भी रैंक किए जाते हैं। वह बताती है कि हर चीज रैंक की जाती है और ऐसा लगता है कि हर कोई स्थिति के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
लो सोचता है तो बाहरी दुनिया में भी नियम है, जबकि यूना उत्साह से पूछती है कि क्या ये सुनने में अच्छा लगता है। मजा। यूना जोश से कहती है, मैं एक रैंक वाली साहसी बनना चाहती हूँ। वह यात्रा करने, प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा करने और किसी दिन कूल और सम्मानित बनने का सपना देखती है। लो उसे याद दिलाती है कि वे नहीं जा सकते, लेकिन यूना ने चुनौती देते हुए कहा, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं जा रही हूँ। वह हैरान लो की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, एक दृढ़ निश्चय सो हवा में लटकी हुई। यूना की दलील आसमान में गूंजती है, मेरे साथ आओ, लो। एक शानदार मुस्कान के साथ वह कहती है, चलो एक साहसिक यात्रा पर चलते हैं। यूना जोर देती है, तुम्हें वहां जाना होगा। लो उसे पूरी तरह से हैरान छोड़कर यूना लो को याद दिलाती है, याद है जब हम 5 साल के थे और उस विशाल पक्षी ने मुझ पर हमला किया था। एक फ्लैशबैक में युवा लो को बहादुरी से उस विशाल पक्षी से लड़ते हुए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक अजीब हरी ऊर्जा चमक रही है। यूना आंसू भरी आंखों से याद करती है, तुमने मुझे बचाया था, है ना? जैसे ही युवा लो का दृढ़ निश्चय चमकता है, लो को मुश्किल से याद आता है, क्या ऐसा हुआ था? जबकि यूना उत्साह से एक आवाज की नकल करती है। यूना जानबूझकर मुस्कुराती है, मैं उस पल से जानता था, भले ही तुम हर समय अलग थलग रहते हो। वह आगे कहती है, जब तुम अपना दिल लगाते हो तो तुम किसी और से ज्यादा मजबूत होते हो। जैसा कि लो आश्चर्यचकित दिखती है, यूना जोश से आग्रह करती है, तुम गांव के बाहर और भी ज्यादा चमकोगे। तो मेरे साथ दुनिया की खोज करने आओ। वह संक्रामक खुशी के साथ आगे बढ़ती है। लो को एक खूबसूरत धूप से भरे रास्ते पर उसके पीछे आने का इशारा करती है। लो नीचे देखता है, भावुक लेकिन झिझकता हुआ, धन्यवाद यूना, लेकिन फिर भी। फिर वह एक सौम्य मुस्कान के साथ एक तरफ देखता है, दृढ़ता से कहता है, मुझे ये गांव इतना पसंद है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यूना निराश होकर लो को एक छड़ी से मारती है, चिल्लाती है, उफ तुम जिद्दी बेवकूफ हो। वह ये कहते हुए चली जाती है, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना जा रही हूँ। जबकि लो चुपचाप उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामना देता है। लो उसे जाते हुए देखता है, पत्तियों के बहते हुए उसके चेहरे पर एक चिंताजनक भाव आ जाता है। वह सोचता है, यूना गांव छोड़कर जा रही है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। जैसे ही पक्षी दूर से उड़ते हैं, अकेले लो विशाल घाटी को देखता है, सोचता है, रैंकिंग करता है, हो। आकाश चमकीले नीले रंग से गर्म नारंगी सूर्यास्त में बदल जाता है, जो समय बीतने का संकेत देता है। लो बैठा रहता है, धूल जमने पर विचारों में खो जाता है, उसके चेहरे पर एक चकित भाव होता है। सूरज ढलने के साथ वह आखिरकार बुदबुदाता है, लगता है मैं वापस चला जाऊंगा। वह उठता है, उसके जूते थोड़ी धूल उड़ाते हैं और वह चलना शुरू करता है। अचानक लो ऊपर देखता है, हल्के आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ, क्योंकि वह गोधूली आकाश के खिलाफ कुछ देखता है। लो बुदबुदाता है, हम जैसे ही आग के सूर्यास्त में एक अजीबोगरीब तैरता हुआ भूभाग दिखाई देता है। वह अविश्वास में देखता है, क्योंकि विशाल चट्टानी द्वीप अशुभ रूप से करीब आता है। सवाल करता है, यह क्या है? तैरता हुआ द्वीप अचानक एक तीव्र चटकती नीली ऊर्जा के साथ धड़कता है। इसका क्रिस्टलीय आधार चमकता है, इसके नीचे शक्ति का एक भंवर बनता है, जिसे लो भयभीत होकर देखता है। शुद्ध नीली ऊर्जा की एक विशाल किरण द्वीप के नीचे से निकलती है। लो चिल्लाता है, ओह, जैसे ही शॉकवेव उसे पेड़ों के बीच से पीछे की ओर फेंकती है। जंगल के फर्श पर चकित वो पीछे देखता है, चौड़ी आंखों से, क्या क्या हुआ? ऊपर चढ़ते हुए लो अब खाली आसमान को घूरता है, चिल्लाता है, ये चला गया है। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई हैं, एक खामोश धड़कता हुआ डर उसे जकड़ रहा है। लो भागता है, खुद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, और वह भाग जाता है। उसके विचार यूना, दादी और गांव के सभी लोगों की ओर दौड़ते हैं। वह घर की ओर भागता है। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते ही उसे एक भयानक पूर्वाभास जकड़ लेता है। वह एकदम किनारे पर ठोकर खाता है, उसके जूते विनाश की खाई से कुछ इंच की दूरी पर है। उसके गले से हताश चीखें निकलती हैं, यूना, दादी, क्या कोई है? एक प्यारी सी याद उभरती है, एक छोटी लड़की वादा करती है, सब ठीक है लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे गांव वालों की गर्मजोशी याद आती है, तुम अकेली नहीं हो, अब से हम एक परिवार हैं। विनाशकारी वास्तविकता के सामने आते ही उसकी चौड़ी डरावनी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लो गिर जाता है, एक कच्ची पीड़ा भरी चीख उजाड़ परिदृश्य को चीरती हुई निकलती है। धूल में घुटने टेकते हुए लो चिल्लाता है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आंसू बहते हुए वह विलाप करता है, धिक्कार है, मैं फिर से बहुत देर कर चुका था। वह अपनी मुट्ठी बांधता है, सोचता है, मैं बस सूर्यास्त को देख सकता था। विशाल गड्ढे में लो के ऊपर खाई पर एक अकेला व्यक्ति दिखाई देता है। लो चौंक कर ऊपर देखता है, एक कठोर चेहरे वाला आदमी उसके ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देता है। रहस्यमय आदमी सावधानी से गड्ढे की दीवार से उतरकर दुखी लड़के की ओर जाता है। वह लो से पूछता है, क्या तुम टोरी गांव से बचे हुए हो? लो स्तब्ध होकर पुष्टि करता है, हाँ। आदमी की तीखी आंखें थोड़ी नर्म हो जाती हैं जब वह टिप्पणी करता है, ये कठिन होना चाहिए। वह लो को आश्वस्त करता है, लेकिन चिंता मत करो, वह द्वीप अब चला गया है। लो को भ्रमित करता है जो द्वीप से पूछता है। आदमी झुकता है, ध्यान से पूछता है, पहले क्या तुम्हें पता था कि वह चीज क्या थी? लो हताश होकर आदमी को पकड़ता है, गांव और उसके लोगों के बारे में जवाब मांगता है। आंसू बहते हुए लो पीड़ा में चिल्लाता है। वह क्या था? आदमी की तीव्र लाल चमकती आंखें संकुचित हो जाती हैं, पसीने की एक बूंद उसके मंदिर को छूती है। वह लो को अजीब प्रतीकों के साथ कागज की एक पर्ची देता है, आग्रह करता है, गांव को भूल जाओ। आदमी चिल्लाता है, मुझे जवाब दो, स्थिति को देखो, एक सुरक्षित स्थान की पेशकश करते हुए।
नोट पर लिखा है। वह चिल्लाता है कि पूरा गांव गायब हो गया, लो को चेतावनी देते हुए कि यह दुनिया उसके लिए बहुत खतरनाक है। आगे बढ़कर आदमी धीरे से आंसू भरे लो से कहता है, अतीत को भूल जाओ। आदमी लो को अकेला छोड़कर चला जाता है, ये कहते हुए कि यही एकमात्र चीज है जो तुम कर सकते हो। एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ आदमी विनती करता है, कृपया आगे और न खोदो। एक और हताहत मत बनो। लो नीचे देखता है, एक आंसू पानी में गिरता है, दृढ़ता से बड़बड़ाता है, नहीं, मुझे उस पल से पता था। लो को एक आवाज याद आती है, भले ही आप हर समय ध्यान खो देते हैं, क्योंकि उसका आंसू एक अलौकिक हरे रंग की चमक में लहराता है। जब आप अपना दिल लगाते हैं तो आवाज जारी रहती है। आप किसी और से ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि ऊर्जा तेज होती है। सख्त आदमी मुड़ता है, लो को अब एक जीवंत घूमती हुई हरी आभा में लिपटा हुआ देखता है। एक क्लोजअप आदमी की चौंकी हुई लाल आंख को प्रकट करता है, जो लो की अचानक शक्ति से स्पष्ट रूप से चौंक गई है। लो आंसू अभी भी ताजा है, अपने दांत पीसता है, चुनौतीपूर्ण ढंग से सोचता है, मैं कभी कैसे भूल सकता हूँ। वह नए संकल्प के साथ घोषणा करता है, मैं उस द्वीप पर जा रहा हूँ और मैं सभी को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। एक फ्लैशबैक शुरू होता है, एक युवा लो एक पिछली आपदा के खंडहरों के बीच अकेला खड़ा है। युवा लो का मासूम आघातग्रस्त चेहरा फ्रेम को भर देता है क्योंकि वह याद करता है, मेरे माता पिता भूस्खलन में मर गए। यादें उसे छोटा और बिल्कुल अकेला दिखाती हैं, अंधेरे की एक ही रोशनी में सिमटा हुआ। एक सांत्वना देने वाला हाथ उसके सिर पर टिका हुआ है। जब वह याद करता है, मैं अकेला रह गया था, जो उसके पिछले दुख का संकेत देता है। उसे याद है कि उसके माता पिता की त्रासदी के बाद ग्रामीणों ने उसे दयालुता से अपने साथ रखा था। यूना का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो उसके बगल में एक निरंतर उपस्थिति है। वह उनकी सामूहिक दयालुता को याद करता है, जो लोग दुख को अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह सोचता है, घूमती हुई हरी ऊर्जा तीव्र हो जाती है। वे सभी वर्तमान में लौटते हुए लो शक्ति से लदा हुआ उस आदमी का सामना करता है, द्वीप पर जाने की कसम खाता है। बहते हुए आंसू वह उग्रता से घोषणा करता है कि वह सभी को वापस लाएगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कठोर व्यक्ति की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं और वह अपार प्राण पर सवाल उठाता है। वह देखता है कि लो की हरी आभा बाहर की ओर फूटती है, कच्ची शक्ति प्रदर्शित होती है। प्राण की परिभाषा के प्रकट होते ही लो के आसपास की हवा विकृत होने लगती है। लो दृढ़ खड़ा है, मानसिक ऊर्जा का एक प्रकाश स्तंभ, क्योंकि प्राण को प्राणियों की जीवन शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। व्याख्या जारी है, प्राण एक ऐसी शक्ति है जो सभी के पास होती है, फिर भी बहुत कम लोग इसे सही मायने में समझ पाते हैं। हालांकि प्रतिभाशाली व्यक्ति जानबूझकर इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जो अनोखे तरीकों से प्रकट होती है। हालांकि आमतौर पर पारदर्शी शक्तिशाली प्राण लो की तरह दिखाई देता है और धरती को चीर देता है। विभिन्न प्राचीन लोग दिखाई देते हैं, जो विभिन्न समूहों में विभिन्न प्राण अभिव्यक्तियों का संकेत देते हैं, और कुछ इन रहस्यमय नकाबपोश आकृतियों की तरह अपनी शक्ति का गुप्त रूप से उपयोग कर सकते हैं। वर्णन से पता चलता है कि कुछ जातियों में, शायद लोग के अपने रिश्तेदारों में भी प्राण के अनोखे रूप होते हैं। कठोर आदमी बुदबुदाता है, तो ये बैबेल का उत्तरजीवी है, एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन। वह सोचता है कि लो को अपनी जटिल परिस्थितियों से बेखबर मुक्त होने के लिए नियत किया गया था। एक चमकती हुई तलवार अचानक हवा में घूमती है, प्राण से भरे वातावरण को चीरती हुई। लो दृढ़ खड़ा है, उसकी आभा चमक रही है, जैसे ही विशाल तलवार उसके सामने जमीन में धंसती है। आदमी चुनौती देता है, अगर तुम उस द्वीप पर जाना चाहते हो तो तलवार उठाओ। दृढ़ निश्चयी निगाहों से वह आगे कहता है, अगर मुझे संभावना दिखती है तो मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। लो अभी भी हरे प्राण को विकीर्ण कर रहा है, अचानक प्रस्ताव से चौंक गया। वह नीचे पहुंचता है, उसका हाथ विशाल ब्लेड के मूठ के चारों ओर बंद हो जाता है। आदमी, जो अब एक भयंकर लाल आभा में लिपटा हुआ है, अपनी चमकती हुई तलवार खींचता है, आज्ञा देता है, मुझे मारने के इरादे से आओ। हरी और लाल आभाएं आपस में टकराती हैं, जब लो विशाल तलवार को पकड़े हुए अपने नए प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है। लो छलांग लगाता है, हरी ऊर्जा पीछे की ओर आती है और भारी तलवार को शक्तिशाली ओवरहेड वार में नीचे गिराता है। आदमी आसानी से वार को रोकता है, जैसा कि अपेक्षित था, वह एक नौसिखिया है। उनकी तलवारें आपस में टकराती हैं, आभाएं टकराती हैं, आदमी अपने विचार जारी रखता है, लेकिन ये दबाव, आंख से आंख मिलाना, ब्लेड चमकना, आदमी मुंह बनाना और सबसे बढ़कर लो की कच्ची शक्ति से प्रभावित होना। आदमी स्वीकार करता है, प्राण की तरंगे असाधारण है। वह लो को ध्यान से देखता है, सोचता है, यह आदमी है। लो हरी रोशनी से चमकती आंखों से अपने दांत पीसता है, क्योंकि आदमी को एहसास होता है कि वह असली है। लो के प्राण की एक विशाल शॉकवेव फूटती है, जो आदमी को पीछे धकेलती है। दृश्य बदलता है, एक पौराणिक स्थान का नाम प्रकट करता है, देवताओं का द्वीप। अब शांत होकर आदमी लो के साथ बैठता है, समझाता है, इसे यही कहते हैं। वह एक राजसी तैरते हुए द्वीप का वर्णन करता है, एक दुर्लभ दृश्य जो अपने रास्ते में आने वाले सभी को मिटा देता है। आदमी इस तरह की घटनाओं को रोकने के अपने प्रयासों को कबूल करता है, विलाप करते हुए, मैं फिर से बहुत देर हो गई। वह एक सिद्धांत साझा करता है, जो लोग प्रकाश में पकड़े गए हैं वे देवताओं के द्वीप पर हो सकते हैं। लो प्रकाश को छूने के बारे में आश्चर्य करता है, लेकिन आदमी चेतावनी देता है कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है, उनका भाग्य अज्ञात है। लो दृढ़ निश्चय आदमी से पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आदमी पहला रास्ता बताता है, आपको साहसिक रैंकिंग के शीर्ष 10 में रैंक करने की आवश्यकता है। लो इस नई चुनौती पर विचार करता है, बड़बड़ाता है, साहसिक रैंकिंग।
एक जहाज एक भयंकर तूफान का सामना करता है क्योंकि आदमी अपनी भूमिका का विवरण देता है, अज्ञात का सर्वेक्षण करता है, एड लैंड करता है। वह चेतावनी देता है कि शीर्ष रैंक वाले राक्षसी रूप से मजबूत हैं, जो अविश्वसनीय स्थानों तक पहुंच की रक्षा करते हैं। डूबते सूरज के सामने आदमी कहता है, यदि आप वहां शीर्ष 10 में रैंक कर सकते हैं तो आप देवताओं के द्वीप पर जा सकते हैं। लो के हाथ कसते हैं, आगे के कठिन कार्य को लेकर उसका संकल्प सख्त होता है। आदमी गंभीरता से जोड़ता है, देवताओं का द्वीप लगातार खतरे के क्षेत्र में रहा है, अब एक। फिर वह लो से एक महत्वपूर्ण सवाल करता है, किसके चेहरे पर छाया है, क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो? लो ऊपर देखता है, उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं और दृढ़ता से हाँ में जवाब देता है। आदमी की तीखी लाल आंखें चमकती हैं क्योंकि वह घोषणा करता है, ठीक है तो अभी शुरू करो, मैं तुम्हें 1 साल तक प्रशिक्षित करूंगा। लो आश्चर्यचकित होकर देखता है, जैसा कि आदमी स्पष्ट करता है, लेकिन मैं तुम्हें केवल तलवार सिखा सकता हूं। वह एक हाथ बढ़ाता है, निर्देश देता है, इसलिए 1 साल बाद मुझे एक कदम के रूप में उपयोग करें और अपने दम पर साहसिक रैंकिंग पर चढ़ें। आदमी गर्व से अपनी पहचान बताता है, मैं एडोल हूं, शूरवीरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर, मानवता का सबसे शक्तिशाली शूरवीर। एडोल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? लो आग के तेज चमकते आसमान के खिलाफ दृढ़ निश्चय लो जवाब देता है। वे हाथ मिलाते हैं, डूबते सूरज की छाया में एडोल कसम खाता है, लो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। एडोल मुस्कुराता है, एक हाथ अपनी छाती पर रखता है, स्वीकार करता है, आखिरकार तुम पहले व्यक्ति हो। लो की दृढ़ हरी आंखें संकुचित हो जाती हैं जैसे ही एडोल खत्म होता है, मुझे एक वार से काट डालने के लिए। स्क्रीन पर काली घूमती हुई ऊर्जा भर जाती है, अशुभ शब्दों की घोषणा करते हुए एक नारकीय वर्ष शुरू हो गया। लो एक जंगल में अथक रूप से प्रशिक्षण लेता है, जैसा कि वर्णन में कहा गया है, एडोल के हमले को चकमा देता है। दोनों हाथों और पैरों पर छाले फूट गए। लो ने एडोल और राक्षसी मछलियों से एक साथ लड़ते हुए मांसपेशियां फाड़ दी। हड्डियां कुचल गईं, खून बहने लगा, क्योंकि उसे क्रूर प्रशिक्षण और भयानक जानवर का सामना करना पड़ा। एडोल द्वीप के बारे में चुप रहा, जिससे लो को जवाब तलाशने या हार मानने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी लो अपने गांव के लिए उम्मीद से चिपका रहा। इस विश्वास से प्रेरित होकर लो ने एडोल के साथ अपनी अथक लड़ाई जारी रखी। पस्त होकर लो ने गांव के गायब होने और देवताओं के द्वीप की वास्तविक प्रकृति पर सवाल उठाया। सच्चाई को उजागर करने के लिए उसने साहसिक रैंकिंग को जीतने का संकल्प लिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, गति के धुंधलेपन से भरी हुई। 1 साल बाद लो और एडोल ने एक विशाल नए परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। एडोल ने उसकी तत्परता पर सवाल उठाया, लेकिन लो, जो अब अधिक अनुभवी था, ने पुष्टि की, मैं कुछ समय से तैयार हूं। लो की तीखी और अडिग निगाहें उसकी तैयारियों के बारे में बहुत कुछ कहती थीं। लो की आंखें सिकुड़ गईं, अतीत से एक स्मृति उभर आई। उसे यूना की उज्जवल घोषणा याद आती है, मैं एक रैंक वाला साहसी बनना चाहता हूं, मेरे साथ आओ। लो उसकी खुशी भरी चीख उसके दिमाग में गूंजती है, चलो एक साहसिक यात्रा पर चलते हैं। लो सोचता है, यूना जो बाहरी दुनिया के लिए तरसती थी, चली गई है, अब मैं इस यात्रा पर हूं। उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प के साथ सख्त हो जाती हैं। यूना का सपना, मैं अभी उसे थामे रहूंगा। एडोल मुड़ता है, जाने के लिए तैयार, चलो। लो करीब से पीछा करते हुए एक सरल हाँ के साथ पुष्टि करता है। अब 17 साल का लो लंबा खड़ा है। एडोल नोट करता है, तुम बड़े हो गए हो, क्योंकि लो अपने विकास काल को स्वीकार करता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ देवताओं के द्वीप पर लो का रोमांच वास्तव में शुरू होता है। उनकी यात्रा शुरू होती है, एक नक्शा जो वाल्टर के राज्य और दूर के टोरी गांव को प्रकट करता है। उनकी मंजिल का पता चलता है, हलचल भरी राजधानी ट्रेकिस्टा। वे मूल्यांकन बयूरो की भव्य ट्रेकिस्टा शाखा में पहुंचते हैं। अंदर ल्यूक नाम का कोई व्यक्ति किताबों से भरे एक डेस्क पर सो रहा है। जैसे ही एक आवाज पुकारती है, ल्यूक के सोते हुए चेहरे का एक क्लोजअप। जैसे ही आवाज दोहराती है, ल्यूक, ये लगभग समय हो गया है। ल्यूक घबराहट में जाग जाता है, चिल्लाता है, मैं मुसीबत में हूं, मैं फिर से सो गया। चश्मा पहने एक महिला पूछती है कि क्या ल्यूक पूरी रात फिर से रैंकिंग की जांच कर रहा था, जिस पर ल्यूक रक्षात्मक रूप से जवाब देता है, मैं एक मूल्यांकन करता हूं माँ, मैंने तारांकित किया। यह बहुत तेज था। फ्लैशबैक में 53 वर्षीय नेल को विशाल भालू का सामना करते हुए दिखाया गया है, जो उस पर हमला करते समय अपनी तलवार खींचता है। एक पल में एक हरा फ्लैश और लाल भूरा भालू पहले से ही गिर रहा था, साफ साफ कटा हुआ। एडी नेल 53 को घूरता है, पूरी तरह से अवाक, क्योंकि दृश्य 1 घंटे बाद बदल जाता है। एक भूमिगत प्रशिक्षण सुविधा में सहकर्मी शेष उम्मीदवारों सभी को संबोधित करता है। क्या आप जानते हैं कि साहसी लोगों को हमेशा किससे सावधान रहना चाहिए? वह एक उंगली उठाती है, घोषणा करते हुए कि वह जानवर और इंसान होंगे। एक छवि साहसी लोगों को कठोर परिदृश्यों को पार करते हुए दर्शाती है, क्योंकि वह बताती है कि उनके मिशन अक्सर निर्जन, खतरनाक क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं। वह जारी रखती है, वहां वे आमतौर पर डाकुओं या समुद्री डाकुओं के खतरे का सामना करते हैं, ताकत की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसलिए अंतिम परीक्षा एक नकली लड़ाई है, वह घोषणा करती है, ये बताते हुए कि वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि यह केवल क्षमताओं का आकलन करने के लिए है, क्योंकि नेल 53 को पता चलता है कि गोपनीयता ने पहले की तोड़फोड़ को रोका था। अचानक एक बड़ा व्यंग्यात्मक उम्मीदवार नेल 53 की ओर इशारा करता है, अरे तुम मुझसे लड़ो। वह नेल 53 को एक पत्थर उठाने के बारे में ताना मारता है, भाड़े के रैंकरों का मजाक उड़ाता है, बस जोर से
चुनौती देने वाला झपट्टा मारता है, चिल्लाता है, तुम किस तरह के तीसरे दर्जे के रैंकर हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जैसे ही नेल 53 अपना ब्लेड खींचता है, एक तेज चाल के साथ नेल 53 ने अपनी तलवार के सपाट हिस्से से शक्तिशाली मुख का आसानी से रोक दिया। मोटा हमलावर पीछे की ओर उड़ता हुआ काउंटर से पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। नेल 53 शांति से कहती है, क्षमा करें, मैं अपमान नहीं सह सकती, क्योंकि सहकर्मी हमलावर की संभावनाओं को खारिज करता है। दर्शक बड़बड़ाते हैं कि एक तीसरे दर्जे के मेजर रैंकिंग साहसी एक राक्षस को भड़काना मूर्खता थी। सहकर्मी ने सोचा कि उल्लू का प्रतिद्वंद्वी एडी होना चाहिए, क्योंकि लो ने उसके उग्र स्वभाव पर टिप्पणी की। ल्यूक अपने सहकर्मी के पास एक सहजता से पूछता है, अरे क्या चल रहा है। वह पूछता है कि क्या वह एक मैच के लिए सेनानियों को चुन सकता है, और वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। एक गतिशील असेंबल में विभिन्न उम्मीदवारों को उनके नकली युद्धों में भयंकर रूप से भिड़ते हुए दिखाया गया है। जैसे ही एक मुकाबला समाप्त होता है, ल्यूक आगे बढ़ता है, घोषणा करता है, फिर मैच 8 के लिए वह नंबर 27 और नंबर 41 को पुकारता है, जिसमें लो और एडी तैयार खड़े दिखाई देते हैं। ल्यूक नाटकीय रूप से रुक जाता है, क्योंकि दृश्य लो और एडी को किसी के पैरों के बीच में दिखाता है। नंबर 53 वह घोषणा करता है, जिसमें नेल 53 को दृढ़ संकल्प के साथ हाथ में तलवार लिए खड़ा दिखाया गया है। सहकर्मी सेटअप को स्पष्ट करता है, 27 और 41 एक टीम होगी, आप दोनों 53 के खिलाफ लड़ेंगे। लो ल्यूक की समझदारी पर सवाल उठाता है, जबकि एडी उबलता है, मुझे इस तरह कम करके आंका गया है, ये काफी समय हो गया है। ल्यूक के सहकर्मी ने उत्सुकता से उसके निर्णय पर सवाल उठाया, लेकिन ल्यूक ने शांत भाव से उत्तर दिया, शायद। एक उत्साहित दर्शक ने कहा, अगर मेरी नजर गलत नहीं है तो वह आदमी एक राक्षस है, उसने घोषणा की। जबकि नेल 53 अपने विरोधियों को घूरता है। विशाल अखाड़ा मंच तैयार करता है, जिसमें लो और एडी अकेले नेल 53 का सामना करते हैं। जबकि सहकर्मी चिंतित रहता है, उसके बगल में युवा पर्यवेक्षक प्रत्याशा के साथ मुस्कुराता है। नेल 53 अपने दो प्रतिद्वंद्वियों लो और एडी को देखता है, जो लड़ने के लिए तैयार है। लो का परिचय कराया जाता है, एल्डाकस रेड वुल्फ भाड़े के समूह का नेता। उनके भाड़े के समूह ने पिछले साल 62वें रैंक के कामोरी माफिया का सफाया करके प्रसिद्धि प्राप्त की। अफवाह है कि इसने अकेले ही 7 अधिकारियों और उनके बॉस को हरा दिया। एडी मार्कमैन एक प्रतिष्ठित तीरंदाज परिवार के युवा मास्टर के रूप में सामने आए। एडी ने अपने पिता से प्रतिभा प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो एक बार तीरंदाजी में दूसरे स्थान पर थे और सिर्फ 5 साल की उम्र में पंजीकृत थे। हर तीरंदाज इस प्रतिभावान को जानता है, जिसका कौशल वास्तव में उसके सम्मानित वंश के योग्य है। इन दो प्रसिद्ध सेनानियों का सामना नंबर 53 एक अज्ञात युवक अपनी तलवार खींचे हुए शांति से चल रहा है। सहकर्मी उत्साह से भरी हुई अपना हाथ ऊपर उठाती है और चिल्लाती है, मुकाबला शुरू करो। एडी तुरंत हरकत में आ जाता है और भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ तीर चलाता है। नेल 53 अपनी तलवार की तेज हरकतों से एडी के आने वाले तीरों को आसानी से हटा देता है। लो फिर एक शक्तिशाली फुफकार के साथ आगे बढ़ता है, ब्लेड नेल 53 पर निशाना साधता है। उनकी तलवारें एक करीबी क्लोजअप में टकराती हैं। लो का भयंकर हमला नेल 53 के स्थिर बचाव से मिलता है। स्टील के अविश्वसनीय बल के साथ स्टील के खिलाफ घिसने पर चमकदार चिंगारियां निकलती हैं। लो और नेल 53 एक उग्र आदान प्रदान में संलग्न है। उनके ब्लेड गति के धुंधलेपन में है। एक दर्शक चौंक जाता है, अरे क्या आप इसे देख सकते हैं? जबकि दूसरा स्वीकार करता है, मैं केवल आवाजें सुन सकता हूं। नेल 53 की आंखें तीव्र एकाग्रता के साथ संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि वह लो के भयंकर हमले का सामना करता है। एक शक्तिशाली ऊपर की ओर प्रहार के साथ नेल 53 लो की तलवार को हवा में घुमा देता है। लो पीछे हट जाता है, उसका चेहरा इतनी जल्दी निहत्थे होने पर अविश्वास का मुखौटा बन जाता है। नेल 53 छलांग लगाता है, उसका ब्लेड असंतुलित लो के खिलाफ निर्णायक प्रहार के लिए तैयार है। एक डरावना क्लोजअप नेल 53 की अडिग शिकारी निगाह को प्रकट करता है। जैसे ही नेल 53 नीचे उतरता है, एडी पहले से ही दूर से तीरों की बौछार कर रहा होता है। हवा में नेल 53 अपनी तलवार से एडी के तेज तर्रार तीरों को कुशलता से विक्षेपित करता है। भीड़ आश्चर्य में पीछे हट जाती है, कुछ लोग तीव्र गति और शक्ति के प्रदर्शन से पीछे हट जाते हैं। एक दर्शक डर से चीखता है, क्योंकि एक तीर बाल बाल चूक जाता है, दीवार में धंस जाता है। नेल 53 शान से जमीन पर गिरता है, लो के सामने सीधा खड़ा रहता है और एडी उसके नीचे फिर से इकट्ठा हो जाता है। लो ने स्वीकार किया कि नेल 53 एक शीर्ष स्तरीय तलवारबाज है, जबकि एडी ने स्वीकार किया कि उसने कभी ऐसा कौशल नहीं देखा। नेल 53 शांति से पूछता है कि क्या उसके प्रतिद्वंद्वी अन्य लड़ाई श्रेणियों में रैंक रखते हैं। एडी ने अपनी 402वीं तीरंदाजी रैंक बताई और लो ने अपनी 753वीं भाड़े की रैंक बताई। मैंने देखा, नेल 53 बड़बड़ाता है, उसकी तलवार एक हल्की हरी ऊर्जा के साथ धड़कने लगती है। फिर वह जारी रखता है, उसकी आंखें अब उसी तीव्र हरी आभा के साथ चमक रही हैं। नेल 53 के घोषित करने के साथ एक शक्तिशाली उछाल फूटता है, अगर मैं तुम दोनों को हरा देता हूं, तो मैं निश्चित रूप से 3 अंकों तक पहुंच जाऊंगा। अखाड़ा उसकी भारी हरी ऊर्जा में नहाया हुआ है, जो देखने वाली भीड़ को चौंका देता है। एडी नेल 53 के अचानक अपार शक्ति प्रदर्शन से पूरी तरह से चकित होकर देखता है। लो पीछे हटता है, चिल्लाता है, क्या इस आदमी में अचानक इतनी डरावनी आभा है? युवा दर्शक अचंभित हो जाता है कि यह प्राण है, यह अविश्वसनीय मात्रा है। मैं अपनी नंगी आंखों से इसका रंग देख सकता हूं। एडी धनुष खींचे हुए जवाब देते हैं कि रैंकिंग केवल व्यवसाय पर आधारित नहीं होती।
वह अपनी 400 दूसरी तीरंदाजी रैंक घोषित करता है, लेकिन अपने स्नाइपर रैंकिंग टेस्ट की सटीक शूटिंग को नोट करता है। एडी की दृढ़ निश्चयी आंखों पर एक क्लोज अप उसकी स्नाइपर रैंक 78वीं को प्रकट करता है। एक तीर आगे की ओर बढ़ता है, एडी की केंद्रित निगाह में एक लक्ष्यीकरण रेटिकल प्रतिबिंबित होता है। नेल 53 आसानी से किनारे हट जाता है, तीर तेजी से आगे निकल जाता है जबकि एडी पीछे की ओर गिरता है। लो दृढ़ खड़ा है, तलवार तैयार है, जबकि एडी नेल 53 के पीछे जमीन पर पराजित पड़ा है। एक लो बोलता है, नेल 53 को देखता है, जो अभी भी जीवंत हरी ऊर्जा में लिपटा हुआ है। दो तलवारबाज अंतिम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। नेल 53 की ब्लेड शक्ति से धड़कती है। नेल 53 की गहरी हरी निगाहें लो की भयभीत आंखों से मिलती हैं। अंधाधुंध गति से नेल 53 लो के पीछे से निकल जाता है, जिससे वह स्तब्ध रह जाता है। नेल 53 का ब्लेड लो के गले से कुछ इंच की दूरी पर रुक जाता है, जो हताश होकर चिल्लाता है, रुको। लो अपनी तलवार नीचे गिरा देता है, हाथ ऊपर उठाता है, घोषणा करता है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे इसके बाद काम पर जाना है, लो बताते हैं। इसलिए मैं उस आदमी की तरह नॉकआउट होने का जोखिम नहीं उठा सकता। नेल 53 शांति से आत्मसमर्पण करने वाले भाड़े के नेता को देखता है, लो के आत्मसमर्पण को स्वीकार करता है। नेल 53 अपनी तलवार कतरता है, बड़बड़ाता है, मैं देखता हूँ। लो पसीने से लथपथ सोचता है, क्या राक्षस है यह आदमी, कौन है। एक दर्शक हैरान रह जाता है, अविश्वसनीय, वह आदमी अभी अभी 3 अंकों की रैंक पर पहुंचा है। मैच शुरू करने वाला उत्साहित सहकर्मी निर्णायक रूप से चिल्लाता है, बस इतना ही काफी है। सहकर्मी निर्णायक परिणाम की घोषणा करता है। विजेता नंबर 53 है। फिर वह युवा दर्शक ल्यूक को भागते हुए देखती है। ल्यूक, तुम कहां जा रहे हो। ल्यूक एक अव्यवस्थित तकनीकी कमरे में भागता है, जो एक चमकते हुए टर्मिनल पर तत्काल काम कर रहा है। एक मूल्यांकनकर्ता विशेष डेटाबेस सामने आता है, जिसमें कई लड़ाकू प्रोफाइल सूचीबद्ध है। डेटाबेस नंबर 53 की पहचान बताता है। उसका नाम लो टूली है। ल्यूक को पता चलता है कि लो टूली 17 साल का है। बिना रैंक का अनुमान है कि वह एक सुनसान इलाके से है। उसकी जांच से पुष्टि होती है कि लो टूली का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या उसका किसी विशेष लिंग से कोई संबंध नहीं है। जैकपॉट। ल्यूक की आंखें चमक उठती हैं, इस अनदेखे कौतुक से चकित। वह चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, लो टूली, मेरा विशेष मूल्यांकनकर्ता बनो। केवल ये देखने के लिए कि लो टूली पहले से ही प्रतिद्वंद्वी मूल्यांकनकर्ताओं की भीड़ से घिरा हुआ है। ल्यूक अविश्वास में देखता है, यह महसूस करते हुए कि अरे, मैं बहुत देर से आया। वह प्रतिद्वंद्वी मूल्यांकनकर्ताओं पर चिल्लाता है, आपको एक विशेष प्रस्ताव देने से पहले जांच करनी चाहिए। लो टूली हंगामे के बीच बिना किसी जानकारी के पूछता है, एक विशेष मूल्यांकनकर्ता क्या होता है। ल्यूक नाटकीय ढंग से आगे बढ़ता है, लो टूली को घोषणा करता है, मैं इसे समझाऊंगा। एक विशेष मूल्यांकनकर्ता, ल्यूक स्पष्ट करता है, एक रैंकर को समर्पित होता है, जो नियमित रूप से उनकी स्थिति को अपडेट करता है। आमतौर पर रैंक अपडेट के लिए इस तत्काल प्रणाली के विपरीत मूल्यांकन ब्यूरो की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक विशेष मूल्यांकनकर्ता के साथ ल्यूक पलक झपकाता है, आप किसी भी समय मौके पर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ल्यूक ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। वह एक लाल डिवाइस दिखाता है, रैंकिंग टेलीग्राम या रैंक तत्काल जानकारी के लिए बताता है। ल्यूक उत्सुकता से लो टूली से कहता है, अपनी रैंक को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए आपको एक विशेष मूल्यांकनकर्ता की आवश्यकता है। लो टूली सोचता है, अगर मैं अपनी रैंकिंग को कुशलतापूर्वक बढ़ाना चाहता हूं। वह ल्यूक की ओर मुड़ता है, दृढ़ता से कहता है, मेरी एक शर्त है। मूल्यांकनकर्ताओं की उत्सुक भीड़ को संबोधित करते हुए लो टूली अपनी मांग रखने के लिए तैयार हो जाता है। वह साहपूर्वक पूछता है, क्या यहाँ कोई है जो मुझे एडवेंचर रैंकिंग के शीर्ष 10 में ला सकता है। ल्यूक और अन्य मूल्यांकनकर्ता उसके दुस्साहसिक लक्ष्य से चकित होकर देखते हैं। लो टूली चुप भीड़ से दोहराता है, एक शर्त है। क्या यहाँ कोई है। उसकी निगाहें उन पर घूमती हैं, मुझे एडवेंचर रैंकिंग के शीर्ष 10 में कौन ला सकता है। ल्यूक अंदर ही अंदर कराहता है, लो टूली के अनुरोध की सरासर कठिनाई को महसूस करता है। मूल्यांकनकर्ता संदेह से फुसफुसाते हैं, शीर्ष 10 राक्षसों से भरा है, अकेले तलवारबाजी पर्याप्त नहीं है। लो टूली चुपचाप सुनता है, जब वे अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट होती है। ल्यूक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसके भीतर दृढ़ संकल्प की चिंगारी जलती है। जैसे ही लो टूली जाने के लिए मुड़ता है, ल्यूक अचानक चिल्लाता है, रुको। ल्यूक चिल्लाता है, अन्य मूल्यांकनकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए उसका पीछा करता है। दो आकृतियां एक दूसरे का पीछा करते हुए एक भव्य इमारत की ओर एक लंबे रास्ते से नीचे जाती है। ल्यूक फिर से चिल्लाता है, लो, जैसे ही वह पकड़ने की कोशिश करता है। अपनी सांस को संभालते हुए ल्यूक। लो ने पूछा, तुम एडवेंचर रैंकिंग में शीर्ष 10 में क्यों आना चाहते हो। लो टूली ने शांत भाव से उत्तर दिया, शहर के पीछे तुम्हारा कोई काम नहीं है। ल्यूक बिना रुके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, तो चलो इसे अपना काम बना लेते हैं। नए संकल्प के साथ ल्यूक ने घोषणा की, मैं तुम्हारा अनन्य मूल्यांकनकर्ता बनूंगा। मैं तुम्हें एडवेंचर रैंकिंग में शीर्ष 10 में ले जाऊंगा। ल्यूक ने लो टूली की निगाहों के सामने कसम खाई। लो टूली ने ल्यूक को खारिज कर दिया, मैं किसी बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहता। ल्यूक ने जवाब दिया, बच्चे, मैं एक मूल्यांकन करता हूं और ईमानदारी से कहूं तो तुम भी एक बच्चे हो। लो दृढ़ रहा, भले ही तुम एक बच्चे नहीं थे, मेरा किसी को काम पर रखने का कोई इरादा नहीं है। वह धीरे से कहता है, मैं दूसरों को इसमें घसीटना नहीं चाहता। ल्यूक निराश होकर एक छोटी सी चीख निकालता है, उसकी आंखें अभी भी दृढ़ संकल्प के साथ तेज है।
अचानक ल्यूक जोश से घोषणा करता है, मुझे कुछ करना है। एक मिशन जिसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ल्यूक ने कहा, ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। लो टोली मुड़ता है, ल्यूक की उत्साही घोषणा से आश्चर्यचकित दिखता है। ल्यूक अपनी जगह पर खड़ा है, एक उज्ज्वल पृष्ठभूमि के खिलाफ उसके अंदर से दृढ़ संकल्प निकल रहा है। लो टोली की एक शक्तिशाली छवि उभरती है, कसम खाते हुए, मैं उस द्वीप पर जा रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से सभी को वापस लाऊंगा। लो टोली की आंखें अटूट संकल्प से चमकती हैं, उसका मिशन स्पष्ट है। एक भव्य इमारत से पहले ल्यूक लो को अपने स्वयं के गहन उद्देश्य को दोहराता है। ल्यूक अमेलिया, वो परिचय देता है, मैं आपको शीर्ष पर ले जाऊंगा। मैं लो टोली हूँ, तलवारबाज जवाब देता है। उनके हाथ जुड़ते हैं, चमकते सूरज के नीचे एक समझौते पर मुहर लगाते हैं, एक नई टीम बनती है। रात गिरती है, एक विचित्र इमारत उनके नए अस्थायी अभयारण्य को रोशन करती है। ल्यूक उत्साहपूर्वक अपने नए आधार को प्रस्तुत करता है, उनके संचालन के लिए किराए पर लिया गया एक आरामदायक कमरा। लो ल्यूक की संसाधनशीलता को स्वीकार करता है, धन्यवाद, आपके पास अच्छे कौशल हैं। जैसे ही ल्यूक उत्साह से बिस्तर पर लेट जाता है, ल्यूक गुस्से से भर जाता है। लो की अप्रत्याशित स्थिति को याद करता है, एक सप्ताह के लिए परिवीक्षा अवधि। मैं अपनी योग्यता साबित करूंगा, ल्यूक कसम खाता है। लो की नकल करते हुए उससे रहने की विनती करता है। लो शांति से जवाब देता है, यह अच्छा होगा, ल्यूक की झल्लाहट के लिए। ल्यूक देखता है, तुम एक अद्भुत योद्धा हो, लेकिन अन्यथा कुछ हद तक विचलित हो। लो स्वीकार करता है, मैं यह अक्सर सुनता हूँ। अचानक याद करते हुए ल्यूक अपने रैंक टेल के लिए फंबल पर चिल्लाता है। वह डिवाइस को बाहर निकालता है, घोषणा करता है, परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। रैंक टेल स्क्रीन चमकती है, लो टोली की साहसिक रैंकिंग 2728वें स्थान को प्रकट करती है। ल्यूक मुस्कुराता है, पास होने पर बधाई, 2000 के दशक में अपनी पहली कोशिश में रैंकिंग अद्भुत है। लो हालांकि प्रभावित नहीं दिखता है, बुदबुदाता है, मुझे लगा कि यह 3 अंकों का होगा। वह बताते हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वी 100 दूसरे और 753वें स्थान पर थे, जिससे ल्यूक को झटका लगा। ल्यूक स्पष्ट करते हैं कि एडवेंचर रैंकिंग अपने विशाल आकार के कारण बेहद प्रतिस्पर्धी है। रैंक टेल लो की तलवार की गति रैंकिंग को भी प्रभावशाली 58वें स्थान पर प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए ल्यूक बताते हैं, आपकी तलवार की गति रैंकिंग 58वीं है। ये काफी अच्छा है ना? ल्यूक ने असंतुष्ट लो से आग्रह किया कि हमारे मूल्यांकन ब्यूरो के दृष्टिकोण से ये संख्या प्रतिभा का प्रतीक है। लो ने पूछा कि क्या जिन 2 लोगों से उसने मुकाबला किया, उनकी भी रैंकिंग उसकी तरह विविध है। ल्यूक की रैंक टेल अल्डाकस की प्रोफाइल को प्रकट करती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कई उच्च रैंकिंग दिखाई गई है। इसके बाद एडी मार्कमैन के आंकड़े दिखाई देते हैं, जिसमें मशरूम की खेती में प्रभावशाली 19वां स्थान शामिल है। ल्यूक बताते हैं, आप कई रैंकिंग में शामिल हो सकते हैं। इस तरह अधिक काम मिलना आसान हो जाएगा। फिर वह सोच समझकर प्रस्ताव देते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी कई रैंकिंग में पंजीकरण करें। लो ने रूखेपन से जवाब दिया, मैं काम की तलाश में नहीं हूं, क्योंकि ल्यूक उसे खिड़की से देख रहा था। ल्यूक ने आत्मविश्वास से कहा, मूल रूप से आप जितनी जल्दी हो सके एडवेंचर रैंकिंग के शीर्ष 10 में आना चाहते हैं। एक जानकार मुस्कान के साथ ल्यूक ने घोषणा की, और आप देवताओं के द्वीप पर जा रहे हैं। लो आश्चर्यचकित होकर पूछता है, आपको कैसे पता चला? ल्यूक ने खुलासा किया कि यह शीर्ष 10 का विशेषाधिकार है। लो एक पल सोचने के बाद बस सहमत हो गया, जरूर। ल्यूक ने फिर प्रस्ताव दिया, फिर मैं आपको उस समय की अपनी परिस्थितियां भी बताऊंगा। ये हम दोनों के लिए उचित है, ल्यूक ने कहा। रैंकिंग के नए आने वाले के लिए उसकी स्थिति जटिल है। गहरी आंखों से ल्यूक नाटकीय रूप से प्रकट करता है, मैं जिस चीज का पीछा कर रहा हूं वह रैंकिंग का अंधेरा है। लो अचंभित होकर पूछता है कि क्या, लेकिन ल्यूक ने जल्दी से इसे खारिज कर दिया, कोई बात नहीं। विषय बदलते हुए ल्यूक ने उनकी बालकनी से पूछा, वैसे आप इतने मजबूत कहां से आए, खासकर तलवारबाजी? लो ने सहजता से कहा, 1 साल पहले मैं एडोल नामक शूरवीर का शिष्य बन गया था। जिससे ल्यूक चिल्लाया, एडोल? ल्यूक चकित होकर लो को पकड़ लेता है, एडोल तुम्हारा मतलब प्रथम श्रेणी के शूरवीर से है, जैसा कि लो ने बेपरवाही से पुष्टि की। लो अपने साल भर के शिष्यत्व से बेपरवाह लगता है, ल्यूक को उसकी उदासीनता पर लगातार आश्चर्य होता है। ल्यूक एडोल की प्रोफाइल खींचता है, ये कहते हुए कि वह सभी छात्रों को अस्वीकार करने के लिए प्रसिद्ध है। लो के प्रशिक्षण को और भी अविश्वसनीय बनाता है। ल्यूक ने खुलासा किया कि एडोल एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था, शूरवीरों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा को प्रज्वलित करता है। वह कहता है कि अन्य शूरवीर यह जानकर बेहोश हो जाएंगे कि लो को एडोल की पौराणिक स्थिति विरासत में मिल सकती है। लो एडोल की प्रसिद्धि पर सवाल उठाता है, जैसा कि ल्यूक पुष्टि करता है कि एडोल मानवता का सबसे मजबूत शूरवीर है। लो फिर सहजता से कहता है, उसने तलवार की लड़ाई में एडोल को हरा दिया, जिससे ल्यूक पूरी तरह से अवाक रह गया। ल्यूक लो की लापरवाही से हैरान होकर अपने पालन पोषण के बारे में बड़बड़ाता है और रैंक टेल डेटा की फिर से जांच करता है। वह लो की प्रोफाइल की छानबीन करता है, देखता है कि डेटाबेस में टुली का एकदम नया पंजीकरण है। ल्यूक की आंखें संदेह से सिकुड़ जाती हैं, सवाल करते हुए कि क्या टुली सिर्फ एक उपनाम है। सवाल हवा में लटका हुआ है। लो तुम्हारा उपनाम क्या है? लो उलझन में पूछता है कि उसका उपनाम क्या है, जिससे ल्यूक सांस्कृतिक अंतरों पर विचार करता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि एडोल ने लो को देवताओं के द्वीप के लिए सबसे तेज रास्ते के लिए लो टुली का उपयोग करने का निर्देश दिया। एडोल ने लो को सलाह दी कि सफलता उसकी खोज के लिए सुराग आकर्षित कर सकती है।
फ्लैशबैक में लो की आंखों ने एडोल के शब्दों की उसकी दृढ़ समझ को दिखाया। एक विशाल धूप से भरे गड्ढे से पहले लो ने एडोल से कहा, मैं समझता हूं। वर्तमान में वापस ल्यूक को पता चलता है कि यह कोई उपनाम नहीं है। लो अपनी मुट्ठी भींचता है, घोषणा करता है, टुली मेरे प्यारे परिवार का नाम है। ल्यूक सिर हिलाता है, लो के दिल से किए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करता है, मैं समझता हूं। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। आराम करने का फैसला करते हुए ल्यूक घोषणा करता है, चलो इसे दिन कहते हैं। मेरा मूल्यांकन कार्य भी पूरा हो गया है। फिर ल्यूक ऊपर पहुंचता है, कहता है, मुझे अपनी टोपी उतार देनी चाहिए। जैसे ही ल्यूक राहत की सांस लेते हुए अपनी टोपी उतारता है, लो देखता है। लो आश्चर्यचकित होकर घूरता है और बिना टोपी के ल्यूक की शक्ल बदल जाती है। लो स्तब्ध होकर पूछता है, तुम एक महिला हो ल्यूक? टोपी उतारते हुए लंबे नीले बाल दिखाते हैं। ल्यूक हैरान होकर जवाब देता है, रुको, तुम्हें अभी एहसास हुआ? जबकि लो बस माफी मांगता है। मुंह बनाते हुए ल्यूक उसकी टोपी पकड़ता है, आक्रोश से सवाल करता है कि क्या सिर्फ माफी मांगना ही काफी होगा? दृश्य रात की शांति में नहाए हुए थेरिन के बाहरी दृश्य में बदल जाता है। सुबह होती है, सूरज की रोशनी से जगमगाती शहर की सड़क दिखाई देती है, जिसके पास से घोड़ागाड़ी गुजरती है। अंदर ल्यूक आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा है। कमरे में सूरज की रोशनी चमक रही है। लो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। ल्यूक उसका अभिवादन करता है, लो तुम जल्दी उठ गए हो, जिससे वह घूरता है। ल्यूक उसकी निगाहों से हैरान दिखता है। एम से पूछता है, जबकि लो बताता है कि वह बस पानी लेने आया है। लो उसकी घूरती निगाहों को अनदेखा करता है, ये कुछ भी नहीं है, और ल्यूक को सुप्रभात की शुभकामनाएं देता है। अपने बालों को बांधते हुए ल्यूक खुशी से सुझाव देता है, चलो नाश्ता करते हैं। ल्यूक अपनी टोपी पर हाथ रखते हुए स्वीकार करते हुए, यह एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन आज पहला कदम है। एक पलक झपकाते हुए ल्यूक घोषणा करता है, ठीक है, चलो साहसिक रैंकिंग में शीर्ष 10 के लिए लक्ष्य बनाने के लिए एक रणनीति बैठक करते हैं। एक आउटडोर कैफे में ल्यूक अपनी साहसिक रैंकिंग बढ़ाने के लिए समझाता है। आपको साहसिक उपलब्धियों की आवश्यकता है। सैंडविच खाते हुए ल्यूक विस्तार से बताता है, भूमि विकास या अन्वेषण बुनियादी है। मैं अभी अनुरोध पर लेने की सलाह देता हूँ। लो सुनती है, खाती है, क्योंकि ल्यूक ये भी कहती है कि अनुरोध पुरस्कार प्रदान करते हैं और शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। ल्यूक अपना रैंकेटेल निकालती है। अनुरोध मान्यता ब्यूरो या गिल्ड यूनियन से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप उन्हें इसके साथ प्राप्त करते हैं। लो रैंकेटेल की सुविधा पर टिप्पणी करती है। जबकि ल्यूक एक विशेष मान्यता अधिकारी बनने के बारे में सोचता है, लो अपनी रैंकिंग को आसानी से बढ़ाने के अनुरोधों के बारे में पूछता है। और ल्यूक बताता है कि उसे केवल उच्च कठिनाई वाले अनुरोधों की आवश्यकता है। जैसे ही ल्यूक खतरनाक खोजों की सूची दिखाता है, लो तुरंत सबसे ऊपर वाले को चुनता है। ल्यूक मेज पर पटक देता है, चिल्लाता है, यह अभी आपके लिए असंभव है। यह पूरी तरह से असंभव है। लेकिन लो शांति से जवा। एक लड़की खिड़की में गाना गा रही है, लेकिन अचानक एक बूढ़ी दादी आई और बोली, अरे तुम किस लिए गुनगुना रहे हो? क्वांग, मूर्ख बच्चे, हम बाहर नहीं जा सकते, इसका कारण वह कविता है। इसे फिर कभी मत गाओ। वह अपने बिस्तर से उठा और पूछा कि यह कहाँ है? यह मान्यता ब्यूरो की इन्फर्मरी है। वह, लो तुम सारा दिन सोए रहे? सारा दिन? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे तार काट दिए गए हो। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम मानसिक रूप से थक गए हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या लेकर चल रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे हो? शायद तुम सही हो। लो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या तुम जानते हो कि तकनीकें क्या होती हैं? तकनीकें प्राण का इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है जिसे सिर्फ कुछ खास जातियां ही सीख सकती हैं। उच्च रैंक में बहुत से लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये बात जोर से बोलने के लिए भी लागू होती है? हाँ, वह ब्लोवर्ट जनजाति का योद्धा है। ब्लोवर्ट जनजाति एक युद्ध जाति है जो शिकार करने में कुशल है, दक्षिणी दलदली भूमि में रहती है। उनके लोगों के बीच तकनीकें अक्सर कविता के रूप में मौखिक रूप से पारित की जाती हैं। इसलिए इसे कविता का उपयोग करना तकनीक कहा जाता है। इसमें एक आनुवंशिक पहलू भी है, इसलिए जीवन में बाद में उन्हें हासिल करना आमतौर पर कठिन होता है। यही है तकनीकें। जोर से कहा कि ऐसा लगता है कि आपके पास भी तकनीकें हैं। जोर से कहा कि ऐसा लगता है कि आपके पास भी तकनीकें हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास है। तकनीकें एक रैंकर के लिए एक अद्भुत प्रतिभा है। अब मैं और भी ज्यादा आश्वस्त हूं। अगर यह आप हैं, लो, तो आप शीर्ष रैंकर बन सकते हैं। अब मुझे आपके लिए एकदम सही कमीशन मिल गया है। अजाबन 1 जांच अनुरोध। यह उस जंगल का पारिस्थितिक सर्वेक्षण है जो 2 महीने पहले खतरे वाले क्षेत्र की रैंकिंग में 48वें स्थान पर आया था। पारिस्थितिक सर्वेक्षण के लिए क्या मैं सिर्फ जानवरों और इस तरह की चीजों की जांच करता हूं? यह इसका एक हिस्सा है, लेकिन दरअसल हाल ही में इस जंगल में लोग लापता हो रहे हैं। यूट्यून नेट। एक ही कमीशन लेने वाले एडवेंचरर एक के बाद एक गायब हो गए हैं। पहले ये एडवेंचरर 1000 के दशक में रैंक किए गए थे, लेकिन हाल ही में 800 के दशक में भी गायब हो गए हैं। यदि आप इन गायब होने के कारणों का पता लगा सकते हैं। एडवेंचरर रैंकिंग 2577वां। मेरे अनुमान में आपकी रैंक आसानी से 200 तक बढ़ सकती है। बेशक जोखिम भी उतना ही अधिक है। मैं इसे स्वीकार करूंगा। आपको लगा कि मैं इसे संभाल सकता हूं, इसलिए आपने इसे पेश किया, है ना? बेशक, तो चलिए स्वीकृति प्रक्रिया शुरू करते हैं। वैसे अजाबन जंगल में
संरक्षित जानवर और प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। चूंकि मैं आपके साथ हूं, इसलिए सब ठीक रहेगा, लेकिन कम आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए। अगर मैं नियमों का पालन नहीं करता हूं तो क्या होगा? आपकी रैंकिंग गिर जाएगी। चाहे आप कितने भी कुशल क्यों ना हो, अगर आप लापरवाही से पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करते हैं या बार बार कमीशन में असफल होते हैं, तो एक साहसी के रूप में आपका मूल्यांकन गिर जाएगा। आपकी रैंकिंग ही आपकी प्रतिष्ठा है। मैं समझ गया। हो गया, कमीशन स्वीकार कर लिया गया। ये कमीशन आपकी नई यात्रा की शुरुआत है। यह एडवेंचरर रैंकिंग पर चढ़ने की आपकी पहली सीढ़ी है। चलो साथ मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। हाँ, जंगल में एक आदमी को दूसरे आदमी ने मार डाला। फिर से मारा गया है ना? तो क्या मान्यता ब्यूरो में कोई भी किसी कम रैंक वाले व्यक्ति की तलाश करने की जहमत नहीं उठाएगा? वैसे भी ईमानदारी से कहूं तो अपनी रैंकिंग को उचित तरीके से बढ़ाना बेवकूफी लगती है। एक यूनिकॉर्न, इस आदमी के सींग बेचने से मैं कुछ ही समय में 3 अंकों में पहुंच जाऊंगा। आप अकेले ताकत के दम पर एडवेंचरर रैंकिंग पर नहीं चढ़ सकते। इसलिए मैं यहां हूं उन लोगों के लिए जो इस तरह के अन्याय से पीड़ित हैं। रस्ट ब्रूएल गमिचियर, रैंकिंग 76वां। जैसा कि मैंने कहा कि मैं शिकार करने में अच्छा हूं। मैं तुम्हें शीर्ष पर पहुंचा दूंगा। डल्कन आइरिस, एडवेंचर रैंकिंग 672। लो, पसीने से लथपथ, अविश्वास में घूरता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, यह सुनहरी आभा के तीव्र होने के साथ है। एक तेज गति के साथ लोड ने अपने भाले को निर्देशित किया, अनगिनत सुनहरे ब्लेड को लो की ओर फेंका। सुनहरे प्रोजेक्टाइल नीचे गिरे, जिससे लो को भारी हमले को देखकर घबरा कर ऊपर देखना पड़ा। लो ने अपनी हरी चमकती तलवार को बेतहाशा घुमाया, जिससे कुछ अलौकिक ब्लेड विक्षेपित हो गए। सुनहरी तलवारों में से एक लो के पैर को छूती है, जिससे खून सूख जाता है और वह दर्द से करा उठता है। लो ने देखा, कहा, अकेले ये काम नहीं करेगा। एक साधारण तलवार इस तकनीक को रोक नहीं सकती। जैसे ही वह एक और लहर तैयार करता है, लो खुद को चमकती हुई सुनहरी तलवारों के भावर से घिरा हुआ पाता है। वह उन्मत्त होकर लड़ता है, उसका हरा प्राण सुनहरी ऊर्जा की अथक बौछार से टकराता है। हमले के बाद लोड स्थिर खड़ा है, भाला निशाना साधे हुए है, जबकि लो घायल लेकिन विद्रोही भाव से पीछे हटता है। लो अपने गुरु के शब्दों को याद करता है, तुम्हारा प्राण संभालना अभी भी कठिन है। एक फ्लैशबैक में एक युवा लो को उसके कठोर चेहरे वाले गुरु के साथ प्रशिक्षण लेते हुए दिखाया गया है। गुरु समझाते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। युवा लो उत्सुकता से तकनीकों को दोहराता है। उसका गुरु तलवार लाल चमकते हुए निर्देश देता है, ध्यान से देखो। गुरु एक बुनियादी तकनीक का प्रदर्शन करता है, उसका ब्लेड लाल ऊर्जा को विकीर्ण करता है। वर्तमान में लो उस शिक्षण को प्रसारित करता है, उसकी अपनी तलवार जीवंत हरे प्राण के साथ फूटती है। लो एक विनाशकारी तूफानी वार करता है, हरी ऊर्जा की एक धार। हवा में उड़ते हुए लोड ऊपर देखता है, लो के प्राण की विशाल लहर को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है। हमले का सामना करते हुए लोड इसकी अविश्वसनीय गति को स्वीकार करता है, तेज। लोड तैयार हो जाता है, भाला तैयार करता है, क्योंकि लो की घूमती हुई हरी ऊर्जा की लहर उसकी ओर टूटती है। अविचलित लोड एक हाथ उठाता है, उसकी सुनहरी तलवार अभी भी उसके चारों ओर हवा में चमक रही है। वह जवाबी हमला करता है, उसका भाला उसकी चमकदार सुनहरी कलाओं की पृष्ठभूमि के सामने धुंधला सा दिखाई देता है। लो का विशाल हरा वार लोड की रक्षा से टकराता है और शक्ति के एक अंधाधुंध विस्फोट में फट जाता है। लोड हमले को स्वीकार करता है, एक सुपरसोनिक वार जो नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत तेज है। लेकिन फिर भी लोड अपनी पकड़ मजबूत करता है, हमले के खिलाफ उसका संकल्प सख्त होता जाता है। लो हताश होकर लोड के सुनहरे प्रोजेक्टाइल को रोकता है, प्रत्येक ब्लॉक के साथ उसकी हरी आभा भड़कती है। एक और सुनहरा भाला जैसा ब्लेड हवा में उड़ता हुआ युद्धरत लो पर जा गिरा। इस प्रहार से लो पीछे की ओर उड़ गया, उसका शरीर झटके के बल से मुड़ गया। जैसे ही लो जमीन पर गिरा, लॉर्ड ने देखा, उसके चारों ओर उसके सुनहरे शस्त्रागार थे, ये प्रभावशाली था। हालांकि लॉर्ड ने अपनी उंगलियों के एक निर्णायक झटके के साथ कहा, दीवार ऊंची है। अनगिनत सुनहरी तलवारें एक छोटे से लो को घेर रही हैं, जो प्रकाश का एक अपरिहार्य पिंजरा है। ल्यूक डरावने रूप से देखता है, जबकि लो आसम कयामत से अभिभूत होकर ऊपर देखता है। लॉर्ड की आंखें चमकती हैं, चेतावनी देते हुए, साहसिक रैंकिंग को कम मत समझो। सुनहरे ब्लेडों की एक अंधा करने वाली धार भयानक गति से लो पर उतरती है। लॉर्ड के देखने पर लो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है और बड़बड़ाता है, लानत है, लानत है। अखाड़े में सुनहरी ऊर्जा और टूटे हुए पत्थर का एक प्रलयकारी विस्फोट होता है। लो एक गड्ढे में पराजित पड़ा है, लॉर्ड उसके ऊपर खड़ा है। उसके सुनहरे भाले कब्र के निशान की तरह लगे हुए थे। एक घायल लो कमजोर नजरों से ऊपर देखता है, जबकि लॉर्ड अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को देखता है। लॉर्ड ब्रोवॉर्ड एडवेंचर रैंक 11 को निर्णायक विजेता घोषित किया जाता है। ल्यूक संतुष्ट होकर लॉर्ड के पास जाता है, जिस पर लॉर्ड विनम्रता से जवाब देता है, हाँ धन्यवाद। ल्यूक देखता है कि लॉर्ड को अब तक यह एहसास हो गया होगा, क्योंकि लॉर्ड ल्यूक के पहले के शब्दों की प्रशंसा करता है। गिरे हुए लो की ओर देखते हुए ल्यूक लॉर्ड से कहता है, आप अंत तक आश्वस्त थे। ल्यूक ने अपना विचार समाप्त किया कि लड़का जीतेगा, है ना? जैसे ही लो बेहोश पड़ा है, ल्यूक चुपचाप स्वीकार करता है, मुझे लगा कि यह संभव हो सकता है, बस इतना ही। लॉर्ड ने चतुराई से पूछा, क्योंकि वह एडोल का शिष्य है ना? ल्यूक को आश्चर्य हुआ, जो जवाब देता है, आपने देखा। लॉर्ड ने खुलासा किया, मैंने उस हाई स्पीड स्लैश को देखने के बाद इसका पता लगा लिया। यह एक स्वॉर्ड सेंट तकनीक है।
लॉर्ड स्वॉर्डसेंट शैली पर विचार करता है, एक प्रतिष्ठित वंश जो शीर्ष शूरवीरों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। लॉर्ड ने निहितार्थों पर ध्यान दिया, एक साहसी व्यक्ति को ऐसी तकनीक विरासत में मिलना नाइट रैंकर्स के लिए चोरी जैसा है। चिंतित ल्यूक सहमत है, क्योंकि लॉर्ड ने चेतावनी दी है कि उन्हें लो को नाइट रैंकर्स से दूर रखना चाहिए, अन्यथा वह मर सकता है। लॉर्ड ने सोचा कि अगर लो नाइट रैंकर होता तो चीजें अलग हो सकती थी। ल्यूक ने बिना सोचे समझे देखा, लो की याद सामने आई, उसका दृढ़ चेहरा घोषित कर रहा था, मुझे कुछ करना ही है। ल्यूक ने लॉर्ड को स्पष्ट किया, ओह, लेकिन लो पर मेरा विश्वास करने का कारण स्वॉर्डसेंट शैली नहीं थी। ल्यूक ने खुलासा किया, मैंने विश्वास किया क्योंकि मैंने सुना कि उसने आपके बेटे पर एक साफ हिट लगाया, जिससे लॉर्ड चौंक गया। लॉर्ड गिरे हुए लो को देखकर अपने मौजूदा कौशल के साथ इसे असंभव मानता है, लेकिन ल्यूक को भरोसा है कि लो झूठा नहीं है। लॉर्ड सोचता है, कोई ना कोई स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। स्वॉर्डसेंट तकनीक को स्वीकार करना आश्चर्यजनक था। लॉर्ड लो के तीव्र हरे प्राण को याद करता है, सोचता है, प्राण की चमक और भी अधिक थी। ल्यूक ने पुकारा, मिस्टर लॉर्ड। लॉर्ड ने अखाड़े के फर्श पर पड़े अपने भाले को देखा। लॉर्ड ने अपना भाला उठाया, अनुमान लगाते हुए कि शायद उस लड़के के पास भी कोई तकनीक होगी। लॉर्ड ने अपनी आंखों में एक गंभीर चमक दिखाई, कबूल करते हुए, अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो मैं हार सकता था। फिर वे जंगल में प्रवेश करते हैं। एक गार्ड ने कहा कि मैं रैंकिंग की जांच करना चाहता हूं। एडवेंचरर रैंकिंग 2728वीं है, मैं देख रहा हूं। आप प्रवेश कर सकते हैं। यह स्पष्ट हो सकता है, लेकिन एडवेंचरर रैंकिंग में कितने लोग हैं? लगभग। हालांकि केवल लगभग 20,000 लोग ही सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। फिर भी यह अन्य रैंकिंग के लिए अतुलनीय एक नरक है। एडवेंचरर रैंकिंग को अंकों के हिसाब से एक अलग स्तर पर कहा जाता है। अंकों के हिसाब से एक अलग स्तर पर, उदाहरण के लिए एडवेंचरर रैंकिंग में 4 अंकों वाला रैंकर, 4 अंकों वाला, 3 अंकों वाला, अन्य रैंकिंग में 3 अंकों वाले रैंक के अनुरूप होगा। एडवेंचरर रैंकिंग की गुणवत्ता इतनी उच्च है। फिर 3 अंकों वाला एडवेंचरर रैंकर अन्य रैंकिंग में 2 अंकों वाले रैंकर के बराबर है। वे उन 2 लोगों से ज्यादा कुशल हैं जिनसे तुमने परीक्षा में मुकाबला किया। बराबर ऊंचा है। तो फिर अब चलो रोमांच शुरू करते हैं। अज़बान जंगल में क्या गड़बड़ है, लोवे? ... यह कोई साधारण जंगल नहीं है। तुमने गौर किया? वे कहते हैं कि एक कुशल साहसी एक नजर में बता सकता है कि यह जमीन कितनी खतरनाक है, लेकिन आम लोगों के पास जानने का कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए खतरे वाले क्षेत्र की रैंकिंग बनाई गई। अज़बान जंगल को 2 महीने पहले खतरे वाले क्षेत्र की रैंकिंग में जोड़ने का कारण सरल है। बड़े पैमाने पर राक्षस हमला कम, तुम्हें मेरी उचित सुरक्षा करनी होगी। इसे मेरे पास छोड़ दो। उसने तलवार से एक एक करके राक्षस को काटा। एक बिरा ने ऊपर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने तलवार पकड़ ली और उसे काट दिया। अचानक उसने एक हरी तलवार फेंकी और बचे हुए राक्षस को काट दिया। क्या यह तकनीक अभी अभी एक एडोल ने तुम्हें सिखाई थी? हाँ, मैंने एडोल से कई तकनीकें सीखी, लेकिन अभी भी कई ऐसी हैं जिनका मैं उपयोग नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही दूसरी तकनीक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ब्रैडॉक खतरनाक स्तर राक्षस रैंक 126वां। मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए। अचानक उसके चारों ओर हरी रोशनी आ गई। बीच रास्ते में फूल राक्षस को काटने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राक्षस ने उनका पीछा किया और वे भागने लगे। मुझे लगा कि यह काम करेगा। आप भूले नहीं हैं कि आपको मेरी जान बचानी है ना? यह चट्टान के नीचे है। उसने उसे पकड़ लिया और कूद गया। लड़की चिल्लाई, लेकिन वे सुरक्षित रूप से उतर गए। आपका क्या मतलब है, फू? अगर आप ऐसा करने जा रहे थे तो मुझे पहले बताइए। क्षमा करें, एडोल की ट्रेनिंग ज्यादातर इसी तरह की थी, इसलिए यह आदत बन गई। गंभीरता से, आपने किस तरह की ट्रेनिंग की? ये जगह है। हम भाग्यशाली हैं। यह सर्वेक्षण लक्ष्य क्षेत्र है। अज़बान 1 को खतरे वाले क्षेत्र की रैंकिंग के बाद पारिस्थितिकी तंत्र सर्वेक्षण को फिर से करना पड़ा। सर्वेक्षण का लगभग पूरा हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन 20% अभी भी लंबित है। 20% राक्षस यहाँ है। ये वह जगह है जहाँ बड़े पैमाने पर राक्षस प्रकोप हुआ था। पौधे और जानवर, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं समझता हूँ कि यह रोमांच है। अचानक उसे गांव की लड़की यूना की याद आई जो रोमांच पर जाने वाली थी, लेकिन अचानक उसने अपनी तलवार खींच ली। उसके हमला करने से पहले ही एक भेड़िया आ रहा है। लड़की ने कहा कि हमला मत करो, यह एक जादुई जानवर है।